राणा ने जैसे ही चाकू निकाला, उसके पीछे खड़े लड़के ने उसे हाथ से रोक दिया। वह बता सकता था कि दिहान बहुत शक्तिशाली आदमी था, इसलिए इस समय मैंने बिना कोई जोखिम उठाए ये कदम उठाया। मीन को एक हाथ में पकड़कर उसने पास खड़े एक आदमी से धावक के बारे में सारी जानकारी ली। दूतावास को एक संक्षिप्त संदेश भेजे। मीन को कार में बैठाने के प्रयास में एक और बाधा उत्पन्न हुई। वह किसी भी कीमत पर दिहान को नहीं छोड़ रहा है। जो लड़की पहले दिहान की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अब डर के मारे उसे छोड़ती नहीं। दिहान ने हार मान ली और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर गाड़ी चलाऊं? तो फिर यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भी बेकाबू हो जाऊंगा, आप भी। मीन को दिहान के शब्दों का मतलब समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपनी शर्ट उतार दी और सीट पर बैठ गया। आंखों के गड्ढों से आंसू बेरोक टोक बह रहे हैं। दिहान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। फिर उसने चुपचाप मीन को खींच लिया और उसे एक हाथ से पकड़ लिया। मीन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने घर के गेट के सामने कार रोकी और पूछा, क्या मैं जा सकता हूं? हाँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगा, दिहान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मीन ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सुनो, अब से मैं इसे तुम्हें नियमित रूप से दिया करूंगा। मैं जब आऊंगा तो इसे ले आऊंगा। मीन ने पूछा, क्यों? आज इसका उत्तर अनुत्तरित क्यों रहना चाहिए? एक दिन आपको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मीन ने अंडे को पुकारा, लेकिन यद्यपि वह पाखंडी क्रोध में थी, मीन ने इसे व्यक्त नहीं किया। किसी अज्ञात कारण से दिहान आज अच्छा महसूस कर रहा है। यह बहुत अच्छा लगता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दिहान उसके सम्मान की रक्षा कर रहा था, या शायद इसलिए कि वह अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष के बहुत करीब आई थी। वे कहते हैं कि उन्हें आशा मिल गई है। कार रुकी और वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और खड़ा हो गया। अपना सिर घुमाकर दिहान ने एक नजर से उसे देखा। मीन कार की ओर दौड़ी। खिड़की की ओर झुकते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। बहुत तेज बारिश हो रही है। संपूर्ण प्रकृति में ठंडी हवा बहती है। चैत्रिका को हर दिन बारिश पसंद नहीं है। वह बिस्तर से उठ गया और अपने हाथों से मीन के शरीर को ढक लिया। कल रात मीन को बुखार आ गया। चैत्रिका को बुखार के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर दिहान ने डर के मारे उसे फोन करके इसके बारे में नहीं बताया होता। सब कुछ उसकी नजरों से ओझल रहा। दिहान सब कुछ बताता है और मीन को नियमित स्थान पर ले जाने की अनुमति मांगता है। चैत्रिका को समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। हालांकि दूतावास सहमत हो गया, इसलिए मैं अब ऐसा नहीं कर सका। जब मैं शौचालय की ओर जा रहा था तो फोन बज उठा। फोन आते ही सफरत ने नींद भरी आवाज में पूछा, क्या आपकी भाभी का बुखार उतर गया? क्या आप आज ऑफिस जा रहे हैं? मुझे कल रात एक संदेश मिला जिसमें बताया गया कि मुझे नौकरी के लिए चुन लिया गया है। चैत्रिका ने धीरे से कहा, मैं जाऊंगी। आप आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। शादी के बाद भी मैं अपनी पत्नी के करीब नहीं आ पाता। आपको चैत्र माह में कार्यालय जाना पड़ेगा, यहां तक कि आमने सामने की बैठकों के लिए भी। मोबाइल फोन मेरे हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। चैत्रिका की छाती तेजी से धड़क रही है। चैत्र का महीना, क्या आपने सही सुना? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी धारा दौड़ गई। लापरवाही के कारण मोबाइल फोन टुकड़ों में फर्श पर पड़ा हुआ है। मैं पुराना छाता लेकर चैत्रिका गेट पर पहुंचा। उसने जो काली सूती पोशाक पहनी थी वह बारिश के कारण थोड़ी गीली थी। बारिश के कारण कार या रिक्शा की आवाजाही नहीं हो रही है। चैत्रिका को आश्चर्य हुआ कि वह कैसे जाएगी। तुरंत ही एक सफेद कार उसके सामने आ गई, जिसने उसके विचारों पर विराम लगा दिया। पहले तो चैत्रिका को झटका लगा। कुछ ही देर बाद कार का दरवाजा खुला और दूतावास की कार के ड्राइवर को देखकर मैं चौंक गया। अस्सलामु अलैकुम मैडम, सर ने मुझे आपको कार्यालय ले जाने के लिए कहा। यह कहते हुए ड्राइवर ने अपना मोबाइल फोन आगे बढ़ाया। चैत्रिका ने फोन कान पर लगाया और हैरानी से उसे देखती रही। दूसरी तरफ से एक हृदय विदारक क्रोधित आवाज आई, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? यह मेरे हाथों से गिर गया और बर्बाद हो गया। ठीक है, चलो। चैत्रिका ने मोबाइल फोन ड्राइवर को थमा दिया और कार में बैठ गई। बारिश बढ़ गई है। मैंने खिड़की जानबूझकर नहीं लगाई थी। वर्षा की बूंदें मेरे चेहरे को छूती हैं। चैत्रिका आंखें बंद करके बारिश का आनंद ले रही है।
अनिल, चारों ओर सुखद हवा बह रही है। मोना दूतावास को मोहित आंखों से देख रही है। आज सफारत ने सफेद शर्ट के ऊपर हल्के नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ है। उसके गोरे चेहरे पर उगी दाढ़ी उसकी सुंदरता को दोगुना कर रही थी। मोना इस खूबसूरत आदमी को अपनी आंखों से निगल रही है। सफारत ने अपनी नजरें मोबाइल पर गड़ाए रखी और गंभीर स्वर में कहा, अपनी नजरों पर काबू रखो मिस मोना, अन्यथा आगे बढ़ें और अपना त्याग पत्र तैयार करें। मोना का गोरा चेहरा तुरंत अंधेरे में ढक गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूतावास इस बात को समझेगा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, माफ कीजिए सर। लिव जी श्रीमान। मोना गंदा चेहरा लेकर चली गई। ये देखकर सफारत ने अपना सिर कुर्सी पर टिका दिया। उसने मोबाइल फोन अपने चेहरे के सामने रखा और अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रखी। चैत्रिका वहीं खड़ी, विचारों में खोई हुई। एक तरफ से उसके होठों के कोने पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दे रही है। ये चित्र काफी समय पहले लिया गया था। सफारत ने अपने होंठ खोलकर मुस्कुराया। एक आश्चर्य तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है चैत्रा, उन्होंने मोहित स्वर में कहा। बड़ा आश्चर्य, सदमा सदमा। चैत्रिका जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उसका सामना मोना से हुआ। मोना अन्य नए कर्मचारियों को अपना काम समझा रही है। चैत्रिका ने चारों ओर देखा तो पाया कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मोना दूसरों से हंसती और बातें करती है, लेकिन उससे बात नहीं करती। उसने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। चैत्रिका ने उनका अभिवादन किया और विनम्र स्वर में पूछा, आप कैसी हैं मैडम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। काश उसने मुझे बताया होता। मोना ने उसे नाराज नजरों से देखा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, क्या तुम्हें अपनी स्थिति मालूम है? हाँ मैम। जाओ और सर के लिए कॉफी ले आओ। और मेरी मेज पर एक फाइल है जिसे मैं आपके हस्ताक्षर के लिए लाऊंगा। चैत्रिका को मोना का सहायक नियुक्त किया गया है। उसका सारा काम मोना के अधीन है। इंटर पास लड़की के लिए यह काम थोड़ा ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला है। उस चेतावनी के बाद मोना में सफारत का दूसरी बार सामना करने का साहस नहीं है। हालांकि मोना उसके रवैये से बेहद निराश हो गई है। फिलहाल हम चैत्रिका के साथ काम करते हैं। तथ्य यह है कि वह उससे दूर रहता है, इसका मतलब यह है कि वह चैत्रिका को भी पसंद नहीं करेगा। चैत्रिका चुपचाप चली जाती है। मैंने फुसफुसाते हुए सुना कि आज एक बैठक है। मुझे वहां पहुंचे हुए लगभग 20 मिनट हो गए होंगे, लेकिन मुझे दूतावास नजर नहीं आया। आप सीधे उसके कमरे में भी नहीं जा सकते। ये कहना असंभव है कि वहां कौन बैठा है और उसका चरित्र खराब कर रहा है। कोई नहीं जानता कि चैत्रिका कौन है, सफारत की पत्नी। हर कोई इसके विपरीत सोचेगा। किसी को चरित्रहीन कहने में संकोच न करें। जब मैं कैंटीन में कॉफी पी रहा था तो एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अपने लिए कॉफी उठाते हुए उसने आश्चर्य से पुकारा, चैत्रिका। चैत्रिका ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वह चुप है, अवाक है। हृदय गति तेज है। उसके होठ हल्के से हिल रहे थे। आप सिर पर घुंघराले बाल, चेहरे पर मुस्कान लिए एक सांवला लड़का चैत्रिका को एकटक देख रहा है। क्या लड़के ने चैत्रिका का धीमे स्वर में पूछा गया प्रश्न सुना? शायद मुझे समझ नहीं आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूं। मुझे कुछ दिन पहले यहां नौकरी मिल गई। इतने सालों तक तुम कहां गायब थे? आपने दूसरे वर्ष में ही पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या आप जानते हैं, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। मैंने मेहता से कई बार अनुरोध किया है कि मुझे अपना पता दे दो। वह लड़की मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती थी। असल में वे ऑफिस में भी मुझसे दूर भागते हैं। चैत्रिका में प्रश्नों की सतत धारा में खो जाने की क्षमता है। सांस रुकने को है, जिससे वह विश्वविद्यालय में हमेशा भागता था। अंततः एक वर्ष बाद उसका सामना उसी से होता है। ये वही बड़ा भाई है जिसके बारे में मेहता ने कुछ दिन पहले बात की थी। चैत्रिका को याद है कि वह लड़का उसके प्रथम वर्ष की शुरुआत से ही उसका पीछा कर रहा था। प्रेम प्रस्ताव को बार बार ठुकराने के बावजूद शांति नहीं मिली। लड़के का नाम तनोय है। वह चैत्रिका के नोट्स बनाते थे, हालांकि वह ऐसा अक्सर नहीं करते थे। साहूकार किसी को भी उसे पैसे देने नहीं देता था। वह कभी कभी जबरदस्ती भी रिक्शा का किराया चुकाता था। वह चैत्रिका की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा रहता था। हर बार उनके प्रयास विफल हुए हैं। चैत्रिका का हृदय पिघला नहीं। ये नर्म कैसे हो सकता है? एक मन में जो एक व्यक्ति के जीवन से भरा है, क्या उसमें दूसरों के लिए जगह है?
जैसे ही तुरी की आवाज सुनाई दी, संबित ने अपना संयम वापस पा लिया। मैं इस अचानक घटी घटना से स्तब्ध रह गया। तनोय मुस्कुराया और बोला, तुम अब भी पहले की तरह शांत हो। क्या आप आज यहां शामिल हुए? हम, अब मुझे जाना होगा, चैत्रिका ने तत्परता से कहा। आवाज में बहुत उत्साह है। भले ही किसी और को यह बुरा न लगे कि आप ऑफिस में किसी लड़के से इस तरह खुलकर बात करती हैं, लेकिन सफारत को यह बात समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, जाओ, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। चैत्रिका ने जल्दी से कॉफी का मग उठा लिया। अपनी बेटी की बात का जवाब दिए बिना वह तेजी से चला गया। वह एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में फाइल लेकर दूतावास के केबिन के सामने आए। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उस पर इतनी मिलावट क्यों थोपी जा रही है। इस घृणा भरे जीवन में कितनी कड़वाहट बची है। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से कई बार दरवाजा खटखटाया। तभी दूसरी ओर से एक गहरी मर्दाना आवाज सुनाई दी, अंदर आइए श्रीमती चैत्रा। चैत्रिका के होठ खुल गए। मग के हैंडल को पकड़े हुए हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, उसने किसी तरह उसे फिर से कसकर पकड़ लिया। उसे बिना देखे कैसे पता चला कि दूतावास आ गया है। उसने कांपते पैरों से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। एक सुंदर बलवान आदमी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसका ध्यान एक फाइल पर केंद्रित है। चैत्रिका की छाती धड़क रही है। मेरे मन में तूफान चल रहा है। गहरे भूमिगत भाग का आंतरिक भाग। सफारत इतना खूबसूरत क्यों है? चैत्रिका भी उसकी तरह सुंदरता से भरपूर है, लेकिन इस लड़के के सामने वह फीकी लगती है। तुम वहां क्यों खड़े हो? करीब आए। अचानक शब्दों से चैत्रिका चौंक गई और फिर रुक गई। इस सब के बीच सफरत ने अपना सिर उठाया और उसे कठोर नजर से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। उन दो ग्रे आंखों में निस्संदेह किसी भी व्यक्ति को इस क्षण राख में बदलने की शक्ति है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चैत्रिका धीरे धीरे चली, फाइल मेज पर रखी और कॉफी मग सौंप दिया। सफरत ने तुरंत मग अपने हाथ में ले लिया। वह उसे एक घूंट पिलाने की कोशिश करते हुए अपने मुंह से वापस खींच लेता है। उन्होंने उसे चैत्रिका की ओर बढ़ाते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, पहले तुम एक घूंट लो। चैत्रिका सदमे में है। अंदर से हंसी टपक रही है। क्या आप बॉस के लिए कॉफी बनाएंगे? शब्द उसके गले में अटक गए। उसने कहा, लेकिन सर, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। चाहे ऑफिस में हो या सड़क पर, मैं तुम्हारा पति हूं। रिश्ते, अधिकार और पहचान निश्चित रूप से नहीं बदलेंगे। अपने पति को पति के रूप में देखना सीखें। चैत्रिका गंभीरता की स्थिति में डूबती हुई प्रतीत हुई। बिना कुछ कहे उसने अपने नर्म कोमल होंठ मेरे मुंह में डाल दिए। एक घूंट के बजाय उसने 2 या 3 घूंट पी लिए। शायद ये डर के कारण है। इससे पहले कि वह दूसरा घूंट ले पाता, सफारत ने उसके हाथ से मग छीन लिया। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, मुझे कॉफी देने से पहले आप हर दिन इसका आधा हिस्सा पिएंगे। आज की तरह 2/3 खाने के बाद मुझे एक हिस्सा मत देना। चैत्रिका स्तब्ध रह गई। सफारत कॉफी क्यों पी रहा है? वह इसे हर दिन क्यों खाएगा? क्या चैत्रिका अब भी इस आदमी के विचारों को समझ पाएगी? उसने धीमी आवाज में कहा, कैंटीन में कॉफी है, मैं आपके लिए एक और कप लाऊंगा। क्या कैंटीन की सभी कॉफी में चैत्र के महीने में आपके अधर जुगल का स्वाद है? चैत्रिका के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अंग धीरे धीरे कांपने लगे। वह सफारत के शब्दों का अर्थ तुरंत समझ गया। वह स्थान स्थिर हो गया। दूतावास करीब आ गया। कुर्सी पर बैठने के लिए उसका हाथ खींचते हुए उसने तीखी आवाज में कहा, तुम बेकार में अपने पैरों को चोट पहुंचा रहे हो। थोड़ा नीचे झुककर उसने चैत्रिका के माथे को अपने होठों से छुआ और पूछा, तुम अपनी बेटी के साथ इतने समय तक क्या बातें कर रही थी? क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? तुरंत ही चैत्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं। गुफा से निकलने वाला हूं। सफारत को कैसे पता चला? वातानुकूलित कमरे में भी उसे हल्का पसीना आ रहा था। चैत्रिका क्यों डरी हुई है? वह इतनी डरी हुई नहीं है। क्या सफारत को फिर से खोने का डर उसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? प्रेम में विश्वास जरूरी होता है। आप यहां गलतफहमी क्यों करेंगे? उन्होंने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, वह विश्वविद्यालय का वरिष्ठ भाई है। मेरे अलावा किसी और को अपने पास आने की हिम्मत मत करने देना चैत्रा। परिणाम बहुत बुरे और भयावह होंगे। क्या सफारत ने तुम्हें धमकी दी? चैत्रिका को समझ नहीं आता।
जैसे ही वह अपनी कुर्सी से उठे, सफारत ने उन्हें एक शॉपिंग बैग थमा दिया। उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, शाम को तैयार रहना, हम एक जगह जाएंगे। चैत्रिका ने लाल जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई है। साड़ी उसके पतले शरीर के साथ मेल खाती है। खुले बाल कमर से आगे तक फैले हुए हैं। वह कार की सीट पर अव्यवस्थित ढंग से लेटा हुआ है। उसके गोरे चेहरे पर लाल लिपस्टिक चैत्रिका की अविश्वसनीय सुंदरता को उजागर कर रही थी। वह लाल चेरी जैसा दिखता है। इससे निश्चित रूप से मीम्स का उदय हुआ। उसने सजने संवरने की इच्छा पूरी तरह त्याग दी है। हवा दूर से खुली कार की खिड़की से अंदर आ रही है। संध्या का सौंदर्य चैत्रिका के हृदय को छू नहीं सकता। वह सोच में खोया हुआ है। सफरत ने एक बार भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। एक बार उसकी नजर उस पर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह उस पर मोहित है या नहीं, उसने नजरें फेर ली। दोपहर तक तो सब ठीक था। कार एक अटारी के सामने रुकी। चैत्रिका ने इधर उधर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह शहर से कहीं दूर है। ये ग्रामीण परिवेश जैसा प्रतीत होता है। नदी के किनारे छोटे अटारी वाले घर, वहां भोजन की भी व्यवस्था है। वहां मानव उपस्थिति बहुत अधिक नहीं है। राजदूत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे छोटे से गेट से अंदर ले गया। अंदर लोगों की संख्या भी कम है। जैसे ही हम थोड़ा और अंदर गए, सफारत ने पीछे से हमारी आंखों पर एक रिबन बांध दिया। चैत्रिका ने चिंतित स्वर में कहा, आप क्या कर रहे हैं? दूतावास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चैत्रिका को पकड़ लिया और उसे थोड़ा आगे ले आया। फिर वह पीछे खड़ा हुआ और रिबन खोलकर बोला, अपनी आंखें खोलो। चैत्रिका ने आंखें झपकाई। आगे देखने के बजाय वह पीछे मुड़ा और दूतावास की ओर देखने लगा। उसका मन उसे बुरा क्यों कह रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने अपने कमजोर हाथ से राजदूत की जैकेट पकड़ ली। उसने उसकी ओर दुख भरी नजर से देखा। क्या हुआ? चैत्र ने आगे देखा। चैत्रिका ने सिर हिलाया। उसने गंदी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य से डर लगता है सफारत। मुझे यहां रहने से क्या डर है? और कुछ सच्चाइयों का सामना करना ही होगा। आपको वह मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। लड़की की आंखों में अपने परिवार के प्रति सख्त होने का डर नहीं दिखता। चारों ओर देखो। चैत्रिका ने पलट कर देखा। तुरंत ही उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। यदि वह गिर भी जाए तो उसे सफारत की चौड़ी छाती और दो मजबूत भुजाओं का सहारा मिलेगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और अतीत का एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने खड़ा था। वह इस लड़की के बारे में भूल गया था। वह उस आदमी को देखकर हैरान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई पुरानी बात याद आ रही है। सिंथिया, उसने कहा। मुस्कुराते हुए चेहरे वाली लड़की आगे आई। उन्होंने धीरे से चैत्रिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, कई साल, हम कई वर्षों के बाद चैत्र में मिले। बेशक ये योजनाबद्ध था। आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य। चैत्रिका सचमुच हैरान है। इतने सालों में वह सिंथिया और सफारत को कैसे भूल गया? इतना बड़ा मुद्दा एक बार भी आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? कॉलेज जीवन में सफारत को मनाने के लिए सिंथिया को स्वयं प्रयास करना पड़ा। तो क्या सफारत ने उस दिन बंद कमरे में इस बात पर सहमति जताई थी? इतनी भावुक उम्र में चैत्रिका ने कितनी बड़ी गलती कर दी। यदि उसे सफारत के प्रति अपनी भावनाओं का पहले ही एहसास हो जाता तो वह सिंथिया और सफारत को कभी करीब नहीं लाती। कभी नहीं। पहले उसे प्यार का मतलब समझ में नहीं आया था। उसे समझ आ गया कि उसने दूतावास खो दिया है। उस दिन बंद कमरे में क्या हुआ था? तब से सिंथिया और सफारत ने एक दूसरे को नहीं देखा है। उसका सिर घूम रहा है। मैं बेहोश होने वाला हूं। तनावपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों इतने सालों से संपर्क में हो? उस दिन क्या हुआ था? सफारत ने तिरस्कार पूर्वक हंस दिया। सिंथिया की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर कठोरता का भाव आ गया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मुझे तुम्हारे लिए शहर छोड़ना पड़ा चैत्रा। मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उस भरोसे का फायदा उठाकर तुमने उस दिन मेरे दिल में चाकू घोंप दिया। मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। तुमने हमारी दोस्ती बर्बाद कर दी। तुमने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरी मां को आपके कारण अपमानित होना पड़ा। सफारत ने क्रोधित स्वर में ये शब्द कहे और चैत्रिका को अपने से दूर धकेल दिया। यदि किसी व्यक्ति की छाती में हजारों चाकू घुस जाए तो अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन चैत्रिका को किस तरह का दर्द हो रहा होगा जिसके शरीर पर कोई घाव नहीं है? ये तो दम घुटने वाला है।
मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला है। उसने सफारत को फिर से टिटोलकर पकड़ने की कोशिश की। मुझे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। दूतावास भी एक राष्ट्र की तरह निकट आ गया। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारे प्रति मेरे अगाध गर्व ने मुझे जर्मनी में प्रवास करने के लिए बाध्य कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं बदला लूंगा। मैं तुम्हारे दुखद जीवन को और भी दुखद बना दूंगा। तभी मेरे मन में यह विचार आया कि सीधे हमले की अपेक्षा प्रेम में धीरे धीरे मरना बेहतर होगा। चैत्र, किसी को नष्ट करने के लिए प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं है।